तो उसे रिट्रेंच किया जा सकता है। ठीक है जी, तो वही यहाँ पे होने जा रहा है। एक रैशनलाइजेशन स्कीम कंपनी लेके आई है। रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि बिजनेस को दोबारा से वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ नए काम शुरू होंगे, कुछ पुराने काम बंद हो जाएंगे, तो कुछ एम्प्लॉयज़ को हटाया भी जा सकता है जो सरप्लस हो जाएंगे। तो ये एक स्कीम लेके आई है कंपनी। दिस स्कीम वाज अप्रूव्ड बाय द वर्क्स कमेटी। गलती से मैंने अपोज बोल दिया था। दिस स्कीम वाज अप्रूव्ड बाय द वर्क्स कमेटी। इस स्कीम को वर्क्स कमेटी ने क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। अब देखो, वर्क्स कमेटी ने तो अप्रूव कर दिया, पर जो एम्प्लॉई होंगे उनको तो इस स्कीम से डर लगेगा कि नहीं लगेगा? उन्हें होगा भी भाई ये कल को हमें निकाल ना दे। अभी अगर ये स्कीम एक बार अप्रूव हो जाती है तो नेचुरली है कि कंपनी के पास कुछ एम्प्लॉय सरप्लस हो जाएंगे। इसका मतलब है जो एम्प्लॉय सरप्लस हो जाएंगे, चाहे वो 2 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, 6 साल पुराना है, तो उसको कंपनी निकाल देगी। तो इस स्कीम को अप्रूव कर दिया है वर्क्स कमेटी ने। हाउएवर द वर्कमैन ऑफ द कंपनी ऑब्जेक्टेड टू दिस स्कीम। पर वर्कमैन को इस स्कीम से इतराज है। एंड द डिस्प्यूट वाज रेफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू द ट्रिब्यूनल। और जब ये डिस्प्यूट जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पहुंचा, तो उन्होंने इसे ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया। वाइल द डिस्प्यूट वाज पेंडिंग विद द ट्रिब्यूनल, द कंपनी इम्प्लीमेंटेड द रैशनलाइजेशन स्कीम। अभी ट्रिब्यूनल के पास डिस्प्यूट पेंडिंग ही है, अभी ट्रिब्यूनल ने कोई फैसला किया नहीं है। कंपनी इम्प्लीमेंटेड द रैशनलाइजेशन स्कीम। कंपनी ने तो रैशनलाइजेशन स्कीम जो है वो उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। सो वर्कमैन कॉल्ड द स्ट्राइक एंड इन रिप्लाई द एम्प्लॉयर डिक्लेयर द लॉकआउट। तो वर्कमैन ने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दी, और एम्प्लॉयर ने क्या कर दिया, लॉकआउट कर दिया। अब ये डिस्प्यूट बन गया। अब लीगल इशू इसमें क्या है, वेदर द वर्कमैन वर एंटाइटल्ड टू पेमेंट ऑफ वेजेस for the period during which the company was closed. Secondly, whether the approval given by the works committee was valid. लीगल इशू क्या है, पहले तो इसको हम पहले उल्टा करते हैं, पहले इसको बनाते हैं लीगल इशू कि whether the approval given by the works committee was valid, और दूसरा whether the workmen were entitled to payment of wages for the period of lockout. हाँ जी, ये हमारे फैक्ट्स हैं। पहले तो ये बताओ कि फैक्ट्स क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं, कि मैं दोबारा रिपीट करूं? सर नहीं हुए। हाँ, मुझे पता था नहीं होंगे। और कोई जिसको नहीं क्लियर हुए? अनु रिपीट कर दे फैक्ट्स राजे जो मैंने बताए। सर इसमें इस केस में किया एक कमेटी अपॉइंट करते हैं रैशनलाइज करने के लिए, मतलब एक कमेटी नहीं है कंपनी राजे, कमेटी कमेटी नहीं है। कंपनी एक रैशनलाइजेशन स्कीम लेके आई है। स्कीम प्रपोज करती है कि मतलब अपने हाँ, सारे काम को उन्होंने ऑर्गेनाइज करना होता है, बट उसकी एक कंडीशन ये भी होती है कि वो सरप्लस लेबर को शायद रिट्रेंच कर सकते हैं इसमें, और जो वहाँ के एम्प्लॉय होते हैं वो इस स्कीम के साथ मतलब दे आर नॉट एग्री विद दिस स्कीम। एंड जो वहाँ एंड मोर ओवर मे बी वहाँ के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको ये डर होता है कि अगर ये कंपनी अप्रूव हो जाती है तो कल को ये हमें भी काम से निकाल सकते हैं। तो अब इसमें लीगल इशू ये राइज होता है वेदर दिस इज द अप्रूवल वाज गुड, वाज डन इन गुड फेथ, एंड सेकंड क्या उनको वेजेस मिलेंगे अगर वो निकाल देते हैं वहाँ के बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एम्प्लॉयर्स को। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। मैं रिपीट करता हूँ भाई, कंपनी एक रैशनलाइजेशन स्कीम लेके आई है। रैशनलाइजेशन स्कीम का मतलब होता है कि कंपनी अपने काम को दोबारा से रीऑर्गेनाइज कर रही है। ठीक है, जैसे हमारा घर है ना, तो हम घर पे क्या करते हैं, कई बार अपने घर को हम रीऑर्गेनाइज करते हैं। कुछ फर्नीचर हम नया ऐड करते हैं, कुछ फर्नीचर को हम निकाल देते हैं, बेडरूम को ड्राइंग रूम बना लेते हैं, ड्राइंग रूम को बेडरूम बना लेते हैं। तो इसका मतलब हम रीऑर्गेनाइज करते हैं हमारे घर को। हाँ अमरजीत को, और तूने कुछ कहना है राजे? पता नहीं लग करता रहे राजे, माइक ऑफ कर ले, मैं रिपीट ही करिए ना। ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਰਪਲਸ ਵਰਕਮੈਨ ਕੁਡ ਬੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਔਰ ਟਰਮੀਨੇਟਡ। ਕੁਡ ਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੁਝ ਸਰਪਲਸ ਜੋ ਵਰਕਮੈਨ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਰਕਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ। ਵਰਕਸ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਰਕਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ। ਵਰਕਮੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਪਲਸ ਵਰਕਮੈਨ ਜੋ ਹੈ ਨਿਕਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਵਰਕਮੈਨ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਹਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਐਨੀ ਡਿਸੀਜਨ, dispute is still pending, but in the meanwhile company has implemented the rationalization scheme। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਬੁਲਾ ਲਈ ਔਰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਲੌਕਆਊਟ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੋ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਵਰਕਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਵਰਕਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਵਰਕਮੈਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਰਹੀ, ਲੌਕਆਊਟ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਫਤਾ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, 10 ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਲੌਕਆਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੌਕਆਊਟ ਰਿਹਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਰਹੀ, ਕਿ ਉਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੇਜਿਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂ ਅਜੇ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਲਡ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸੀਜਨ ਇਹ ਆਇਆ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਹੈਲਡ that the object of work committee is only to promote settlement between employer and workman in case of any dispute। ਕੋਈ object ਕੀ ਹੈ? object ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ dispute arise ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, employer and workman ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਸ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। The committee is not authorized to approve any rationalization scheme। ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਅਪਰੂਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾਣ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਕੀਮ ਵਾਈਲ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਇਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੌਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੌਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਕਮੈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਲੌਕਆਊਟ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੇਜਿਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਜੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਡਿਸੀਜਨ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ऑब्जेक्ट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क कमेटी इज टू प्रमोट, मेन नहीं बल्कि ओनली ऑब्जेक्ट, द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्क कमेटी इज टू प्रमोट सैटलमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। वर्क कमेटी का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, वो की है कि अगर डिस्प्यूट होंदा और उस डिस्प्यूट को सैटल करना एस। और ये जो रैशनलाइजेशन स्कीम करना है, इस स्कीम को अप्रूव करने की अथॉरिटी ही नहीं है वर्क्स कमेटी को। इस करके कमेटी ने विदाउट जुरिसडिक्शन इत्थे एक्ट किया है। और अगली गल, कंपनी को भी कोई स्कीम को इंप्लीमेंट करने का कोई राइट नहीं है जदों तक की डिस्प्यूट पेंडिंग है ट्रिब्यूनल को। सो इस करके कंपनी ने जो इंप्लीमेंट किया है वो गलत है। इस करके कंपनी ने जो लॉकडाउन किया वो भी गलत है। एंड देयरफॉर द वर्कमैन आर एंटाइटल्ड टू वेजिज फॉर द पीरियड ऑफ लॉकआउट। हाँ जी, ये केस है राजे। अगर इस केस कोई प्रॉब्लम है तो मैंने दसो। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। हेलो सर। हाँ बेटे बोलो। सर जिवें आपां कहने लॉकआउट च तो जदों काम ही बंद हो गया सर वेजिस किवें मिल सकदे सर? सर ये थोड़ा पॉइंट दोबारा क्लियर करते सर। मिल सकदियां बेटे, क्यों नहीं मिल सकदियां? मिल सकदियां।
ਜਦੋਂ ਲੌਕਆਊਟ मैं पहले भी दसिया सी राजे, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ भी स्ट्राइक लीगल भी हो सकती है और इलीगल भी हो सकती है। सिमिलरली जो लॉकआउट है वो भी लीगल भी हो सकता है तो इलीगल भी हो सकता है राजी। तो इत्थे जो लॉकआउट है वो इलीगल है, वो लीगल नहीं है, वो इलीगल है। ठीक है, जिस रीजन की वजह लॉकआउट किया गया वो गलत है। तो इस करके देखो इत्थे इस करके कहा गया कि वर्कमैन नूं पीरियड ऑफ लॉकआउट के लिए वेजिज मिलणगे। पॉइंट क्लीयर है कि नहीं? यस सर। राजे मेरी गल सुनो। यस सर। क्लास में आए हो, ठीक है जी, और मैं पढ़ा नहीं रहा और फिर मैं कहां कि बई तुहाडी अटेंडेंस नहीं लगेगी, तुहानूं किद्दां लगेगा? तुसीं यही कहोगे ना सर भी असीं तां आए हैं, तुसीं नहीं अज पढ़ा रहे, तो एटलीस्ट तुसीं सानूं अटेंडेंस तां दिओ ना। तो सिमिलरली राजे लॉकआउट जिहड़ा कीता है वो इंपलॉयर ने कीता है। ठीक है, लॉकआउट का मतलब उन्हें काम करने की जगह बंद ही करती। हो सकता है इंपलॉयज़ आना भी चाहते हुण काम करने के लिए, उन्हें बंद की है कि हुण उनकी वजह ठीक है, वजह गलत है, इस करके लॉकआउट इलीगल है और इसे करके इंपलॉयज़ आर इंटाइटल टू वेजिस। मेन गल ये नहीं सी राजे इहदे विच भी वेजिस मिलणगीਆਂ कि नहीं, मेन प्रॉब्लम ये सी भी वर्क्स कमेटी की आप गल कर रहे सी। अपना तो पॉइंट ये है कि जो वर्क्स कमेटी ने उस स्कीम को अप्रूव किया कि वर्क्स कमेटी को ऐसी कोई अथॉरिटी भी है कि उस स्कीम को अप्रूव करन दा इत्थे ये एंड होया कि नहीं, वर्क कमेटी को कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है। वर्क्स कमेटी का सिर्फ एक काम है, अगर डिस्प्यूट हुंदा है उस डिस्प्यूट को सैटल करना है, ना कि ये जिहड़ियां स्कीमां कोई कंपनी लैके आंदी उन्होंने अप्रूव करना। ये अप्रूव करन दा राइट ही नहीं है वर्क्स कमेटी को, ये हेल्ड होया। हाँ जी, ये केस क्लीयर है? यस सर। बेटा किसी ने कोई दिक्कत है तो दसो। चलिए फिर नेक्स्ट चलिए आप आगे चलिए। यस सर। ठीक है राजे, नेक्स्ट टू कितना टाइम कितना हो गया? हाँ ठीक है, टाइम है अपने को। तो नेक्स्ट है राजे अपने को नेक्स्ट अथॉरिटी है सैक्शन 4 कॉन्सिलिएशन ऑफिसर। स्क्रीन ते तुहाडे सैक्शन 4 आ गया है, सैक्शन 4 कॉन्सिलिएशन ऑफिसर की कहता है अंडर सैक्शन 4 द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट्स अ कॉन्सिलिएशन ऑफिसर फॉर अ स्पेसिफाइड इंडस्ट्री और फॉर ऑल इंडस्ट्रीज इन अ स्पेसिफाइड एरिया। देखो राजे सैक्शन 4 के अंडर जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। ठीक है, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर अपॉइंट करेगी फॉर अ स्पेसिफाइड इंडस्ट्री और फॉर ऑल इंडस्ट्रीज इन अ स्पेसिफाइड एरिया। चलो आप फरीदकोट की गल कर लीए कि देखो जी फरीदकोट जिले दे विच जो पंजाब सरकार है एक कॉन्सिलिएशन ऑफिसर अपॉइंट करेगी इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट्स नूं रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, जिन्नियां भी फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रीज बनिया हुई है उत्थे अगर कोई डिस्प्यूट होंदा दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट और उसनूं रिजॉल्व करने के लिए कॉन्सिलिएशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है जी, हुण जां तां वो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर किसी एक इंडस्ट्री के लिए बनाया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, जिमें कि भाई फरीदकोट में जिन्नियां भी कॉटन इंडस्ट्रीज है या फरीदकोट में जिन्ने भी ब्रिक किलन्स है उन्होंने लिए एक कॉन्सिलिएशन ऑफिसर अपॉइंट किया गया। ब्रिक किलन्स लिए अलग है, कॉटन इंडस्ट्री लिए अलग है, शैलर्स लिए अलग है। या फिर ये भी हो सकता है कि फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया सारे फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में जिन्नियां भी इंडस्ट्री है जैसियां भी इंडस्ट्रीज है उन्होंने सब के लिए सिर्फ एक कॉन्सिलिएशन ऑफिसर। पॉइंट इज क्लीयर? ये लाइन इस लाइन का मतलब है द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट्स अ कॉन्सिलिएशन ऑफिसर फॉर अ स्पेसिफाइड इंडस्ट्री और फॉर ऑल इंडस्ट्रीज इन अ स्पेसिफाइड एरिया। हुण इस ऑफिसर का काम की है? दिस ऑफिसर इज चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ मीडिएटिंग एंड सैटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट। राजी चाहे तुसीं इहनूं मीडिएशन कह दो चाहे तुसीं इहनूं कॉन्सिलिएशन कह लो, गल इक्को ही है। ठीक है, भी इस ऑफिसर ने की करना है? मीडिएट करना है, ये मीडिएटर है और इसने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सैटल करना है। नॉर्मली द चार्ज ऑफ कॉन्सिलिएशन ऑफिसर इज गिवन टू सम परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई लाइक लेबर इंस्पैक्टर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एक्सैट्रा। मैं तुहानूं पहले भी दस्सिया सी बठिंडे विच एक ALC है
और एक लेबर कोड